नमस्कार साथियों, जी सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखा जाए तो प्री एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है। काफ़ी टाइम नहीं बचे, 2-3 दिन बचे हुए हैं। इन बचे हुए दिनों में ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपने पढ़ी है, उसी को मैक्सिमम रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। इससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं कीजिए। इससे पहले हम लोग देखे थे हिस्ट्री का सेक्शन। सॉरी। थोड़ा-सा तबीयत ख़राब इस वजह से, नहीं तो पॉलिटी का लेक्चर बहुत पहले ही अपलोड कर देते। हिस्ट्री का लेक्चर हम लोग अपलोड कर दिए थे, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। आज हम लोग जो पॉलिटी के सेक्शन पढ़ेंगे, इसके जो पीडीएफ होंगे मेम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। पॉलिटी से भी देखोगे 12 से 13 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसका मकसद यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आए। ठीक है, हम अपने तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है हम 100% कह देंगे कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे चैप्टर को मैंने पिक किया है और उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे। मेंस को हम बिल्कुल कवर नहीं करेंगे। मेंस की वीडियो देखनी है तो हम ऐप पे पढ़ाएं, यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो अपलोड हैं और ऑफलाइन क्लासेज में लिए हैं। लेकिन अभी मेरा मकसद है कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर किया जाए। और कुछ चैप्टर इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने पहले ही अपडेट कर दिया है, जैसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। यदि उतना भी आप देखोगे ना तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड है और ऐप पे भी अपलोड है। चलिए, तो आज हम रिवीजन सेक्शन शुरू करते हैं पॉलिटी का, है ना। तो उम्मीद है कि 1.5 से 2 घंटे का ये सेशन होगा, या मैक्सिमम 1.5 घंटे का सेशन होगा। और ये 1.5 घंटे का सेशन यदि 1-2 बार आप देख लिए तो यकीन मानिए कि यदि 12-13 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। कभी भी किसी भी तैयारी 100% नहीं होती, चाहे आप करो या चाहे कोई करे। कोई बोल देगा नहीं कि 13 में 13 बना लेंगे, तो इसमें तो हर सब्जेक्ट का 150 में 150 ही बनना चाहिए। ठीक है ना। फिर कट ऑफ पता ही है कि कट ऑफ कितना जा रहा है। जनरल का कट ऑफ देखोगे 3 बार से 91 जा रहा है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो प्रियम्बल देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, है ना। एक होता है अलिखित संविधान। आपने पढ़ा ही होगा। तो सर रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो लिखा गया है उसको हम लिखित संविधान कहते हैं, जो नहीं लिखा गया है उसे अलिखित संविधान कहते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है ना। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं, ठीक है ना, जिसमें मैक्सिमम बातों को लिखा गया है। ठीक है ना। जिसमें मैक्सिमम बातों को लिखा गया उसे हम लिखित कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जिसमें मिनिमम बातों को लिखा गया है उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं, यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन कभी भी आपसे पूछा जाएगा ना कि लिखित और लिखित का मतलब ऐसा क्या है, तो अलिखित का मतलब ये मत बोलना कि नहीं ये संविधान लिखे नहीं गए हैं। ठीक है। इसका एक बेसिक डिफरेंस भी बता देते हैं कि जैसे लिखित में, है ना, संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। क्या है, अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है कि जटिल होती है। ठीक है ना। और देखोगे अलिखित में संशोधन की प्रक्रिया आसान, मतलब अमेंडमेंट की प्रक्रिया आसान होती है। यहाँ देखोगे लिखित में जुडिशियल रिव्यू, और ये टॉपिक्स आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतने हम डीप नहीं जाएंगे। जुडिशियल रिव्यू देखोगे आर्टिकल 137, ठीक है ना। और फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखोगे 13 में भी इसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ लिखित में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और अलिखित में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। और इसका एग्जाम्पल दोगे तो लिखित का यूएसए इंडिया, यूएसए इंडिया। ऐसा मत करना कि पहले इंडिया करना फिर यूएसए, यूएसए पहले आए इंडिया आए, क्योंकि यूएसए का पता होगा सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए के द्वारा ही लाया गया था। कब लाया गया था, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। 1789। कब, 1789। और 1789 अपने आप में एक खास ईयर है, क्योंकि पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, लुई 14वां का शासनकाल था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहाँ चल रहे थे। ठीक है ना। तो ये भी रिलेट करके पढ़ सकते हो।
और अमेरिका आज़ाद कब हुआ था? 1783 में। और देखोगे 1776 में एक फेमस नारा था, उसी टाइम एक बुक भी लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा, वेल्थ ऑफ द नेशन, और फेमस एक नारा दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और इसी नारे के तहत वो 1783 में आज़ाद हुआ था। 1789 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, और 1789 में ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए थे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ नो जुडिशियल रिव्यू है और लिखित में, ठीक है। और इसका एग्जांपल ले सकते हो ब्रिटेन, है ना, इंग्लैंड, है ना। और यहाँ देखोगे लिखित में एक चीज और बता देते हैं, सुपरमेसी ऑफ पावर किसके पास? कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का प्रभुत्व, है ना। और यहाँ जो है और लिखित में जो है सुपरमेसी ऑफ पावर पार्लियामेंट, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? और लिखित में पार्लियामेंट, यानी ब्रिटेन में एक बार जो पार्लियामेंट डिसीजन ले लिया सो ले लिया। यदि मानो सपोज करो वहाँ का राजा है या रानी है, जो भी है XYZ, यदि वहाँ के पार्लियामेंट के द्वारा ये निर्णय ले लिया गया कि यहाँ के राजा या रानी को फांसी पे चढ़ाना है, ठीक है ना, तो फिर यानी कि वहाँ का जो सर्वोच्च हेड होता है राजा रानी, लेकिन तो भी उस चीज को काटा नहीं जा सकता है और उसे फांसी पे चढ़ाया जाएगा, कंफर्म है। और जब वो फाइनल जाता है डिसीजन लेने, तो राजा या रानी के पास जाता है, तो कहते हैं भैया आपका ही डेथ वारंट है, साइन कर दीजिए। तो कहता है हम खुद के डेथ वारंट पे कैसे साइन करेंगे, लेकिन वहाँ टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, यदि आपने हाँ नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि आपका हाँ ही है, ठीक है ना। तो ये होता है कि यानी पार्लियामेंट वहाँ क्या है? पावरफुल है। लेकिन भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको संरक्षण देने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे ऊपर कौन है? संविधान है, और संविधान को बचाने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस थे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रस्तावना, प्रेम्बल, ठीक है। आपने सुना होगा प्रीफेस, प्रीफेस, ठीक है। यदि कोई भी एनसीईआरटी बुक आप पढ़ोगे तो वहाँ प्रीफेस दिया रहता है। बस एक चीज पूछते हैं, क्या प्रीफेस देख के पूरे बुक का पता लगा सकते हो कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? नहीं लगा सकते हो ना, प्रीफेस पढ़ के। हाँ, इतना जरूर पता लगा सकते हो कि बुक कहना क्या चाह रही है, ठीक है। इतना आप जरूर पता लगा सकते हो प्रीफेस पढ़ के कि बुक में किस चीज के बारे में लिखा गया है, इसके अंदर क्या क्या हमें कंटेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना पढ़ के यानी प्रीएम्बल पढ़ के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इतना पता लगा सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाह रही है, क्या कहना चाह रहा है ना, ये जरूर पता लग जाएगा, ठीक है। यदि बताओ पूरे संविधान का पता प्रस्तावना पढ़ के ही लग जाता तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, प्रस्तावना ही पढ़ लेते। उसी तरीके से है ना कि बुक का जो इंट्रोडक्शन पहला पेज में लिखा रहता है, यदि उसको पढ़ के यदि पूरे बुक का हमें पता लग जाता तो पहला ही पेज सबका पढ़ लेते, पूरे बुक पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं थी। तो प्रस्तावना पढ़ के हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पता नहीं लगेगा, लेकिन इतना पता लग जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो यही है हमारा प्रेम्बल, और इसको एक और नाम से पुकारते हैं उद्देशिका, है ना। उद्देशिका जो लाए थे, कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक चीज और, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? USA। और इसके अंदर जो लैंग्वेज प्रयोग किए गए हैं, भाषा, वो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि प्रेम्बल कहाँ से लिए गए हैं, तो USA के संविधान से लिए गए हैं, और लेकिन इसके अंदर का जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना का हम पूरा जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग देखे थे, ठीक है ना। अब इसका मतलब डिफिनीशन हम लिखने नहीं जाएंगे, डिफिनीशन देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस ना के बराबर पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब प्रस्तावना को देखोगे हम लोग 3 खंडों में विभाजित कर दिए हैं, ठीक है ना।
पहला है संविधान के स्रोत यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है स्वरूप फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। और सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से एक चीज का पता लगा सकते हैं हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कही जा रही है। ठीक है, पहला सबसे हमें किसका पता चलता है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पता चलता है। ठीक है ना, इतना चीज आप लोग याद रखो। ठीक है, इसका मतलब यदि जानना है तो यही है कि भारत की जनता ही वह शक्ति है जो संविधान को क्या करती है, ताकत देती है। फिर वह संविधान सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देती है। याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आएंगे, वो हम लोग मेंस के ऊपर देखेंगे। ठीक है ना, अब स्वरूप फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसे किसका किसका पता लगा सकते हैं, सॉवरेंस का, सोशलिस्ट का, सेकुलरिज्म का, डेमोक्रेटिक का, रिपब्लिक का, इन सारे चीजों से किसका पता लगाएंगे, फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ, अब पता होगा कि ये भारत देश आजाद हो गया था 1947 में, और वहीं से ये वर्ड यूज किया गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भैया हम किसी के नियंत्रण में नहीं है, खुद अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वह इंडिया के बाहर हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, खुद का डिसीजन हम ले सकते हैं। यहाँ सॉवरेन शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, और इसमें किसमें देख रहे हैं हम लोग, फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। समाजवादी, जब हम लोग मेंस के टॉपिक पढ़े थे उसमें हम समाजवादी देखे थे, सोशलिस्ट देखे थे, क्या है तो यहाँ पे भारतीय समाजवाद क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद, साम्यवादी विचारधारा आपको चीन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, बाद में इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था से भी हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। समाजवाद देखने से पहले थोड़ा सा हम यूरोप चलेंगे। यूरोप चलेंगे क्या, थॉट लेवल पे चलेंगे, सोचेंगे कि हाँ यूरोप में है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ वहाँ फ्लाइट से हम लोग यूरोप चलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूरोप के अंदर चलेंगे और हम मार्क्स की अवधारणा देखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे मार्क्स की अवधारणा। मार्क्सवाद क्या बोलते थे कि भैया गरीब तुम संघर्ष करो, उसके माध्यम से समाज में क्या मिलेगी, समता और समानता। किसकी अवधारणा थी, मार्क्स की अवधारणा थी। लेकिन भारत का समाजवाद है भैया बोला आपसी भाईचारा से समाजवाद मिलेगी। अब मानो फॉर एक एग्जाम्पल समझा देते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं कि मार्क्स किसी जगह गलत भी हो सकते हैं, किसी जगह सही भी हो सकते हैं। ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस होती है। मार्क्स ये भी कहते थे कि भैया जो गरीब का हक है उसको असली क्रेडिट मिलना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल लो चिप्स, चिप्स किससे बनता है, आलू से बनता है। ठीक है ना, और आलू गरीब से कितने में खरीद लेते हो, बहुत सस्ते में खरीद लेते हो, और चिप्स उसको बना के इंटरनेशनल मार्केट में तहलका मचा देते हो। ठीक है ना, मतलब अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब ही होता जाएगा। तो चिप्स बनाने में जो इम्पोर्टेंट चीज है आलू, और आलू कहाँ से आया बताओ, बड़ी सस्ते दामों में किसानों से ले लिए, किसानों का तो उसका क्रेडिट नहीं गया और चिप्स बना के बेच दिए एकदम महंगे दामों में। तो मार्क्स का ये भी कहना था कि भैया जो गरीबों का एक्चुअल मूल्य है, एक्चुअल क्रेडिट है, उन्हें मिलना चाहिए, नहीं तो गरीबी और बढ़ते चली जाएगी। ये भी मार्क्स की अवधारणा थी। ठीक है, तो लेकिन भारत का समाजवाद देखोगे तो भाई बोलता है कि यहाँ आपसी मेल मिलाप के साथ रहो, भाईचारा के साथ रहो। यहाँ का समाजवाद थोड़ा मार्क्सवादी विचारधारा से हटके नेहरूवादी अवधारणा पे है, गांधीवादी अवधारणा पे। और हाँ ये है कि मार्क्सवाद का भी थोड़ा सा झलक मिलता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा हम लोग डिप नहीं पढ़ेंगे इसको मेंस में, और हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेकुलरिज्म पंथ निरपेक्ष, ठीक है, इसको धर्मनिरपेक्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है ना, भारतीय संविधान में आप देखोगे तो क्या है, धर्मनिरपेक्षता के सभी अवधारणा विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म क्या है, समान है, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। यानी राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा वह व्यक्ति का होगा, और राज्य इसमें क्या करेगी, सकारात्मक हस्तक्षेप करेगी। अब देखो ना, यहाँ हिंदू मुस्लिम शादी करते हैं तो राज्य सरकार कितना 1 लाख प्रोत्साहन राशि देती है ना, समर्थन ही तो कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात कही जा रही है। ठीक है, अब आते हैं लोकतंत्रात्मक, ठीक है, डेमोक्रेटिक। अब्राहम लिंकन सर कौन थे, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ये भी याद करो कि में राष्ट्रपति थे 16वें।
है ना। उनका एक फेमस कोटेशन है, जनता का, क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा भी गया था एक टीआरई वाले में, जनता के लिए, जनता के द्वारा, किसका कोटेशन है, अब्राहम लिंकन सर का। मतलब भारतीय संविधान की बड़ी विशेषता है ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती है, और ये कोटेशन याद रख सकते हो अब्राहम लिंकन सर का, ठीक है ना। अब आते हैं गणराज्य या गणतंत्र, ठीक है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ क्या है ना, मतलब यानी भारत का जो प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, है ना, जिस भी माध्यम में से आएंगे वो चुनाव के माध्यम से आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएंगे। मतलब यहाँ का जो राजा है वंशागुणत नहीं होगा, यहाँ के जो हेड है, संवैधानिक हेड है, वंशागुणत नहीं होंगे, वो चुनकर आएंगे, चाहे उनका इलेक्शन डायरेक्ट हो चाहे उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट हो। वर्तमान में देखोगे राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। कहोगे सर डायरेक्ट इलेक्शन भी तो हो सकता है, जी हो सकता तो था, ठीक है ना। यदि डायरेक्ट इलेक्शन होता तो फिर WWE का फाइट हो जाता द्रौपदी मुर्मू और मोदी जी में, क्योंकि राष्ट्रपति को भी लगता ना, राष्ट्रपति साहिबा को भी लगता है कि भैया हमको तो जनता चुनी है, तो फिर मोदी जी की बात क्यों सुने हम, ठीक है, हम तो हेड हैं, मेरा जो मन करेगा वो करेंगे। फिर मोदी जी थोड़ा सा दब जाते वहां पे, तो फिर ऐसा प्रावधान लाया गया, नहीं भैया तुम तो हेड रहोगे लेकिन तुमको हम सेंटिंग में डाल देंगे, ठीक है, ठीक है, मानते तुम हेड हो लेकिन तुम्हारा कुछ ज्यादा काम नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपस में फाइट ना हो, इसके लिए उनका इलेक्शन कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट, माने अप्रत्यक्ष चुनाव। मतलब अप्रत्यक्ष क्या होता है, आप जिसको चुने वो उसको चुनेंगे, तो ये तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है कि आप डायरेक्ट राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं देते हो। आप कभी कहते हो कि राष्ट्रपति को वोट देने जा रहे, नहीं कहते हो, ठीक है। तो गणराज्य का सीधा सा मतलब होगा कि यहाँ का जो हेड होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, वह जिस भी माध्यम से आएगा, ठीक है ना, वह चुनकर आएगा, चाहे उनका इलेक्शन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। वर्तमान में देखोगे तो उनका इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ सीधा सा मतलब है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अर्थात वंशागुणत नहीं होगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा, ठीक है ना। तो फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से किसका पता लगा रहे हैं, संपूर्ण प्रभु संपन्न यानी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यही सारी चीजों का पता तो आप लगा रहे हैं फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। अब लास्ट आते हैं उद्देश्य, ठीक, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले जो है यहाँ पे देखेंगे न्याय। अब न्याय कितने प्रकार का, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें, कितने प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है ना। अब यहाँ कहोगे धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई, नहीं, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता है, थोड़ी देर तो पहले बताए थे, धर्म की स्वतंत्रता है ना कि धर्म का न्याय है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार का न्याय याद रखिएगा, कौन कौन से, सामाजिक, नोट डाउन कर ले, हम यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय, ठीक है ना। और आगे चल के जब न्याय की बात देखोगे, आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स में भी इसका विशेष चर्चा करेंगे, और फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जाति धर्म लिंग के आधार पर समान व्यवहार पर ही होंगे, ठीक है, आर्टिकल 15, इसको आगे हम लोग विशेष तौर पे देखेंगे। अब नेक्स्ट है स्वतंत्रता, ठीक है, लिबर्टी। तो लिबर्टी में देखो स्वतंत्रता कितने प्रकार का पता होगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई, नोट डाउन कर ले, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब है व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करे ताकि उसके विकास के माध्यम से देश का विकास संभव हो। खुद आप पढ़ नहीं रहे, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, खुद आप मोटिवेट नहीं हो, दूसरे को मोटिवेशन दिए जा रहे हो, तो मतलब पहले खुद के ऊपर काम करना है। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं किसी को चाकू मार रहे हैं, किसी के ऊपर बम फेंक दे रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब है खुद के व्यक्तित्व का विकास करना। जब आपका विकास होगा तो देश का विकास स्वयं हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, समता, क्षमता और समानता, ठीक है, यहाँ सभी को समान बनाने का काम किया जा रहा है, ठीक है,
समता और समानता भी देखोगे, ठीक है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, ठीक है। अब नेक्स्ट में आएंगे व्यक्ति की गरिमा। समता और समानता में नोट कर सकते हो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। आपसे पूछेगा न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? न्याय 3, स्वतंत्रता 5 और समता 2। कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। अब व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, यानी डिग्निटी की बात कही जा रही है। आपको पता होगा भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार है, ठीक है। आगे जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के अंदर इसका जिक्र किया गया है ना। आर्टिकल 21 के अंदर इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं कि भैया कि ठीक है हम बस यूं ही जी रहे हैं। भाई जीने के लिए जो चीज जरूरी है वो भी आपको मिलना चाहिए, आपके अंदर भी वो डिग्निटी है। अब पीने के लिए पानी चाहिए, कल पे जाओ कोई मना कर दे भैया ये कल से पानी नहीं पी सकते हो, भैया यहाँ पे डिग्निटी का हनन तो है ना, आपकी गरिमा का हनन है या नहीं है। आगे 21 में आप ये चीज पढ़ोगे, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21 है, यहाँ इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात कही जा रही है। आपको पता होगा भारत क्या है? विविधताओं में एकता वाला देश है, यानी विभिन्न प्रकार से धर्म के स्तर पे, है ना, भाषा के स्तर पे, स्वरूप के स्तर पे, भौतिक विभाजन के स्तर पे सारे विविधता होते हुए हम लोगों में क्या है? एकता एवं अखंडता है, जो भारत की बड़ी विशेषता है। कहते हैं मानो कि ठीक है बेंगलोर में कुछ और खाना मिल रहा है, यानी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कुछ और खाना मिल रहा है, लेकिन क्या कहते हैं? हम भारतीय हैं। बिहार के अंदर ही चले जाओ ना, अब भोजपुर जाओगे तो अलग भाषा, ठीक है, बेगूसराय जाओगे तो अलग भाषा, यहीं 2-4 डिस्ट्रिक्ट घूम लो तो पता चलेगा कि यहाँ भी किसी दिन अलग अलग पूजा भी होता है कि भैया यहाँ इस दिन ये पूजा है तो यहाँ इस दिन ये पूजा है। खान पान के स्तर पे चेंजिंग आ जाती है, पहनावा के स्तर पे चेंजिंग आ जाती है, बोलचाल के स्तर पे चेंजिंग आ जाती है। तो भैया विविधताएं इतनी होते हुए भी हम कहते हैं भैया हम लोग एक हैं, ठीक है। वास्तविक में क्या है? नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम लोग एक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बंधुत्व। बंधुत्व यानी क्या है? आपसी भाईचारा को दिखाता है, ठीक है, आपसी भाईचारा। तो आई थिंक यहां से समझ गए होंगे कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से एक शब्द का पता लगता है, स्वरूप फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से इन सारे शब्द का पता लगता है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ जितने लिस्ट दिए गए इनका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, और पीटी के लिए इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, है ना। एन ए पालकीवाला क्या बोले थे? संविधान को परिचय पत्र बोले थे। कृष्णा स्वामी अय्यर बोले थे दीर्घकालीन सपनों का विचार, यानी लंबे समय में आप कैसा शासन चाहते हैं। कौन बोले थे? कृष्णा स्वामी अय्यर बोले थे, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक पॉइंट याद रखिएगा, संविधान की आत्मा। यदि इनका नाम आए और बोला जाए संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ नहीं फंसना है, यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डायरेक्ट पूछा जाएगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो प्रियम्बल। लेकिन यदि कोई आर्टिकल का जिक्र हो, किसी नाम का जिक्र हो, तो आंसर वहां पे चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इसमें आप लोग 2 जजमेंट्स भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। 2 जजमेंट याद रख सकते हैं। बेरुवारी संघवाद 1960, इसमें बोला गया है कि भैया प्रेमबल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का अंग नहीं है, और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। कब? 1960 में। इसके ठीक बाद एक और जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट्स को बार बार रिव्यू भी कर लेता है, ठीक। 1973 में पहला आया था, 1960 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल। उस पर बोला भैया क्या है? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है, इसमें चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। इसमें बोला गया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज। और LIC ऑफ इंडिया का आगे एक केस पर हो गए, LIC ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें भी यही बात कही गई थी। कब आया था? 1995 में। 73 की ही बातों को दोहराया गया था, ठीक है ना। इसमें बोला गया था प्रस्तावना अभिन्न अंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, संशोधन तो हो सकता है लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। और बेसिक स्ट्रक्चर
तय करने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा कि भैया किस चीज को हम बेसिक स्ट्रक्चर माने, किस चीज को हम बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माने। जैसे ही जजमेंट आया, इंदिरा गांधी की सरकार थी, कब? 1976, 42वां संविधान संशोधन हुआ, और उससे पहले देखोगे तो 1975 में इमरजेंसी का दौर चल रहा था, और 71 में देखोगे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और उसी टाइम देखोगे बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था, और 75 में इमरजेंसी का टाइम था, और 76 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है ना, और इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। उस टाइम बहुत सारी चीजें बोला जा रहा था, है ना, इंदिरा गांधी देवी है, दुर्गा है, चामुंडा है। अब बताओ कि लोकतंत्र में कोई देवी दुर्गा होती है या कोई व्यक्ति होता है? तो व्यक्तित्व तो हावी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम संशोधन हुआ, 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ठीक है, अखंडता। ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और देखोगे अब तक प्रेमबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, एक बार। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, प्रेमबल में 2-3 बार अमेंडमेंट नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया है, वो अभी 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। ये इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बता देते हैं, ठीक है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट, जैसे इंदिरा गांधी लोकतंत्र, पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण, कब? 75 से 77, इसे भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। कुलदीप नैयर, कब? 2006, इसे भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, ठीक है ना। लोकतंत्र के मामले में ही आप देखोगे समता एवं समानता, नोट कर सकते हो, एम नागराज केसेज आया था 2006 में। गणतंत्र एवं गणराज, केशवानंद भारती का केसेज आया था। SR मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया आया था, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सॉवरेंस के केसेज में। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हो, और ऐसे हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है। इसके और भी कुछ पॉइंट याद कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन भी आए थे। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत मतलब होता है पारित करना, ठीक है। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो अंगीकृत की बात आएगी, ठीक है ना, यानी पारित की बात आएगी, 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, और फाइनल जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और ये भी पॉइंट याद कर सकते हैं कि उद्देशिका कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिएगा, JL नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल राइट्स की ओर, ठीक है, और इसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसको देखेंगे, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स में देखोगे तो स्टार्टिंग में कितने थे फंडामेंटल राइट्स? 7 मौलिक अधिकार थे। स्टार्टिंग में देखोगे तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में देखोगे कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, वर्तमान में। और यहाँ से एक चीज और याद रख सकते हो, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। और पार्ट 3 में इसका जिक्र है, आर्टिकल 12 से 35, ये भी नोट कर सकते हो, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। और कहाँ से लिया गया था? यूएसए से, ठीक है। और भाग 3 को देखोगे क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा, ठीक है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? एक विशेष प्रकार का अधिकार। तो मौलिक अधिकार, जनता को तो अधिकार ही मिलता है, इसलिए इस भाग को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, यानी राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही जा रही है। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। और उस टाइम कौन थे सरकार में? पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके अधिकतर चीजों को 44वें संविधान संशोधन से खारिज कर दिया गया,
ठीक है, 42वां वाले को, ठीक है ना। बहुत सारे चीजों को चेंज किया गया था 42वां में, इसलिए उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ देखोगे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, पहला समता और समानता, आर्टिकल 14 से 18, ठीक है। इक्वलिटी की बात कही जा रही है, ठीक है। फ्रीडम की बात कही जा रही है, आर्टिकल 19 से 22 शोषण के विरुद्ध, ठीक है। तो आर्टिकल 23 से 24 धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजन की बात कही जा रही है, 25 से 28 संस्कृति में शिक्षा की बात कही जा रही है, यानी कल्चर एजुकेशन की बात कही जा रही है 29-30, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कही जा रही है आर्टिकल 32। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, जितने भी मौलिक अधिकार हैं इसके अंदर ही आते हैं, समता और समानता, और इसके हर एक आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा यदि ऊपर लिखे गए किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे तो आर्टिकल 14 में क्या है, समता या समानता का अधिकार, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कही जा रही है। यहाँ पे दो चीजें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ दोनों का जिक्र आर्टिकल 14 में ही है, ठीक है ना भैया। यहाँ विधि के समक्ष सब समान है, चाहे आप हो, हम हो, या XYZ कोई भी हो। यदि आप क्राइम करेंगे उसको भी वही सजा मिलेगी, यदि वही क्राइम हम किए तो हमको भी वही सजा मिलेगी। तो विधि के समक्ष सभी समान है, ठीक है ना। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर विभेद पेरोग, मतलब रिलीजियन, कास्टलिज्म, ठीक है, जेंडर, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भेदभाव करिएगा तो क्या है, मौलिकता का हनन है, फिर आप पे कार्रवाई हो जाएगी भैया, ठीक है ना। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में बराबर अवसर मिलना, ठीक है। कौन सा आर्टिकल में, 16 में। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी की बात कही जा रही है भैया, छुआछूत है ना भैया, भेदभाव इस तरीके से नहीं करो, नहीं तो फिर जेल जाना पड़ सकता है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, यानी टाइटल का अंत, ठीक है, इसकी बात कही जा रही है। आप देखोगे स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्रता का मतलब पहले बोले थे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करे, उसके माध्यम से देश का विकास संभव हो सके। पहले खुद का विकास करना है, फिर दूसरे को ज्ञान देना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 से 22 में इसका जिक्र है। पहला देखोगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अपने मन की भावों को प्रकट करना, ठीक है, इसका यही मतलब होता है ना, 19 में यही दिया गया है। और इसके अंदर देखोगे 6 क्लॉज हैं। अब मानो सरकार से आप दुखी चल रहे हो, मोदी से आप दुखी चल रहे हो, तो क्या है, मोदी के खिलाफ आप आवाज लगा रहे हो। देखिए विपक्ष के लोग तरह तरह के अभी आवाजें लगा रहे हैं ना, कि वोट चोर गद्दी छोड़, देख ही रहे हो, तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता, भैया बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी, आप उसको थोड़ी रोक सकते हो, ठीक है। तो मोदी के खिलाफ आप बोलना शुरू किए, ठीक है। फिर देखोगे फिर भी मोदी के कान में देखोगे है ना, ये बातें नहीं पहुंच पाती है, तो क्या करते, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। यहाँ एक टर्म यूज किया जाता है बिना हथियार के, भैया यहाँ देसी कट्टा उट्टा लेके नहीं जाना है ना, है ना। ऐसा नहीं कि कट्टा उट्टा लेके पहुंच जाना है कि भैया शांतिपूर्ण रूप से आए हैं हमें यहाँ पे सभा सम्मेलन करने, इस तरीके से नहीं जाना है। शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होना है बिना कट्टा उट्टा के, ठीक है, यानी बिना हथियार के, ठीक है। और तीसरा है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। फिर भी मोदी आपकी बात नहीं मान रहा है तो अलग अलग सभा समूह बना के उसके खिलाफ आवाज लगाओगे। फिर भी नहीं मान रहा है तो भी देख रहे हो तमाम चीजें सरकार के खिलाफ आवाज लगाई जा रही है। तो मतलब भारत में आवागमन घूम घूम के एकदम मोदी का काला चिट्ठा खोल देना है। फिर तब पर भी बात नहीं मान रहा है, भैया थक गए होगे तो थोड़ा भाई रेस्ट उठ तो कर लें, निवास कर लें, निवास करने की स्वतंत्रता। और निवास करने के बाद भूख भूख लगेगा तो भैया क्या करेंगे, तो रोजगार, आजीविका कुछ तो चाहिए, खाने पीने के लिए रोजगार करेंगे तभी तो खाएंगे पिएंगे। तो भैया आजीविका की स्वतंत्रता, ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। अब आर्टिकल बी अपराध के दोष सिद्धि संरक्षण, भैया एक आर्टिकल 20 है, एक आर्टिकल 22 है। देखोगे 20 में आप क्या होते हो, अपराध करते हो, 22 में जाके गिरफ्तार हो जाते हो। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। पहले कहते हैं सर पहले क्या हुआ, पहले गिरफ्तारी आई या फिर अपराध। एक बात सुनो कि पहले अपराध करोगे तभी तो गिरफ्तार होगे, ऐसा थोड़ी कि जेल में बंद हो जाओगे फिर कहोगे नहीं नहीं चलते हैं अब अपराध करने, ऐसा होगा नहीं होगा ना। तो जो आर्टिकल पहले आएगा वो अपराध का आएगा, जो बाद में आएगा वो गिरफ्तार का आएगा। तो यहाँ भी अपराध किए हो तो
इसके लिए भी आपको संरक्षण मिलता है 3 प्रकार का, उसे उसी कानून के लिए सजा दी जाए। अपराध अपराध की हो तो पहला जो है 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना। उसे उसी कानून के लिए सजा दी जाएगी जो वह जिस वक्त वह जुर्म किया था, जिस वक्त वह जुर्म किया था। दूसरा है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भाई आपको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, बताओ कि उसको गोली मारे हो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। और एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि भैया एक बार जुर्म किया, बार बार आपको पकड़ के ला रहा है कि नहीं भैया एक बार तो मारे हो, बार बार उसी के लिए सजा दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 3 प्रकार का यहाँ संरक्षण मिलता है। अब आर्टिकल 21 देखोगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। भैया यहाँ आपको जीने का भी अधिकार है और मरने का भी अधिकार है। और एक बातें हो रहे हैं, निजता का अधिकार, निजता का भी अधिकार मौलिक अधिकार है, निजता का भी अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है। और निंद्रा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। आप सोए हुए है ना, अब सोए हुए हो, सुबह मम्मी उम्मी आई जगाने तो बोलोगे निंद्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है भैया, है ना। मौलिक अधिकारों का मेरा हनन नहीं करो, तो घर में ये सब संविधान नहीं चलेगा, नहीं तो है ना चप्पल उप्पल खाओगे अच्छे से, ठीक है। तो हाँ ये सब संविधान नहीं चलेगा, वहाँ अपना ही संविधान चलता है, ठीक है। ये सब बुकिस्ट चीजें हैं, बस यहीं तक ये रहने दे, ठीक है। और देखोगे अनुच्छेद 21 में यहाँ पे तरह तरह बातें कही गई है, विस्तृत जानकारी मेंस के अंदर तो इसके पढ़ेंगे। एक शॉर्ट चीजें बता देते हैं, जैसे कि इसमें केसेस भी आया था, जैसे दया मृत्यु इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु इच्छा मृत्यु, यानी इथुनेशिया की बात कही जा रही है, ठीक है ना। इथुनेशिया की बात कही जा रही है कि मतलब इथुनेशिया क्या होता है, इसके अंदर ही आता है कोई ऐसा व्यक्ति जो असाध्य रोग से पीड़ित है और उसके कारण कष्ट से बचने के लिए अगर मृत्यु की मांग करता है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु प्रदान करना इथुनेशिया या इच्छा मृत्यु कहलाता है। यहाँ भी देखोगे 2 प्रकार का होता है, सक्रिय इच्छा मृत्यु, दूसरा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यानी एक्टिव इथुनेशिया और पैसिव इथुनेशिया, ठीक है। और सक्रिय इच्छा मृत्यु को आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे इलीगल माना गया और निष्क्रिय को लीगल माना गया। इसके रीजंस बताएंगे मेंस के अंदर जब पढ़ाएंगे क्यों माना गया, उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। और आर्टिकल 21 में और देखोगे कि भैया सिर्फ यहाँ जीने का मतलब ये नहीं है कि बस यूं ही जी रहे हैं, ठीक है ना। जीने के लिए वो तमाम चीजें मिलनी चाहिए। तो न्यायालय इसकी व्याख्या भी क्या, न्यायालय ने क्या क्या प्राण की व्याख्या या स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा कि इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण का स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे सर्वोच्च न्यायालय निम्न अधिकारों को जीवन के अधिकार अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विदेश भ्रमण का अधिकार, दूसरा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, तीसरा गोपनीयता का अधिकार, चौथा टेलीफोन ना टैप किए जाने का अधिकार, पांचवा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त करने का अधिकार। तमाम चीजों दी गई है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम ये पॉइंट्स आपको समझा दिए गए हैं। और न्यायालय के द्वारा देखोगे मेंस के अंदर कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जैसे 19 और 21 के बीच कोई लोहे की दीवार नहीं है। ये सब कोटेशंस वहाँ पे हम मेंस के अंदर बता देंगे कि आपको मेंस के लिए ये हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। फिलहाल हम लोग प्री ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 21A में देखोगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तो यहाँ बोला गया 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा।
और 86 अमेंडमेंट जो हुआ था इसके अंदर डीपीएसपी के अंदर भी शिक्षा की बात कही गई, फंडामेंटल राइट्स के अंदर बात कही गई और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बात कही गई, और तीनों एक ही संविधान संशोधन से हुआ था 2002 में, ये भी याद रखिएगा। और आर्टिकल 22 में देखोगे गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, इसके अंदर कौन कौन से संरक्षण है भैया? कारण पूछने का अधिकार, आपको कोई गिरफ्तार करने आएगा तो पूछोगे ना भैया किस वजह से हमें गिरफ्तार कर रहे हो, 24 घंटे के अंदर उपस्थित न्यायपालिका के सामने। इसमें है आवागमन का समय छोड़कर, भैया गिरफ्तार किए हो 24 घंटे के अंदर कहाँ पहुंचाना है? न्यायपालिका के पास, नहीं तो वहाँ तो 3rd डिग्री दिया जाता है थाने में, आपको पता भी होगा। मनपसंद कानूनी सलाह या वकील रखने का अधिकार, भैया आपको भी मनपसंद कानूनी सलाह रखने का अधिकार, बस जेब में पैसे होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, इसमें पहला देखोगे 23 मानव व्यापार वाला श्रम बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाना, पहला है 23 में ये है कि भैया आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हो, बंधुआ मजदूरी नहीं जबरदस्ती करा सकते हो कि भैया ठीक है कर्जा दे दी अपने खेती में काम कराए जा रहे हैं, यही तो है बंधुआ मजदूरी, ठीक है। गांव घर में अभी भी देखोगे ये सारी चीजें चलता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों में रोक, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, कंफ्यूज नहीं हो गए। 23 में मानव व्यापार था, 24 में 14 था, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों पे रोक, भैया 14 वर्ष से कम के बच्चे कारखाने में काम नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो फिर वहाँ की फैक्ट्री के जो मालिक हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 से 28 में, पहला है 25 धर्म को मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता, भैया बिल्कुल है, भैया आपको धर्म कोई भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, धार्मिक प्रबंधन करने का भी स्वतंत्रता है, भाई मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, फंडिंग भी दे सकते हैं, संपोषित देने का अधिकार, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने का भी स्वतंत्रता है, बिल्कुल कर सकते हैं। 25, 26, 27, 28 ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अनुच्छेद 19-30 सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए है, माइनॉरिटी के लिए। 29 में है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण और 30 में है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संरक्षण, ठीक है। और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कह रही है, मतलब ऊपर से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना। और 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। और 21 में जब हम पढ़ा रहे थे दया मृत्यु इच्छा मृत्यु, तो यहाँ एक पॉइंट आउट नोट कर सकते 2011 अरुणा शर्मा का केस था जिससे इच्छा मृत्यु दी गया था, और इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो भी बताएंगे कि ऐसा नहीं कि भैया कोई आस पड़ोस में कोई लोग हॉस्पिटल में गए उसको बोल दो भैया इसको निपटा दो, क्या करो इच्छा मृत्यु दया मृत्यु दे दो, ऐसा नहीं है भैया। उसमें भी कुछ पैनल्स बैठते हैं, उस पैनल्स पे सबकी सहमति के बाद ही इस पे एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग आई होप समझ गए होंगे। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। और एक राइट टू प्रॉपर्टी की जो बात हम बताए थे अनुच्छेद 31 में जो था वो आप देखोगे तो मौलिक अधिकार से निकाल के कहाँ चला गया? 300 क में, ठीक है, उसके अंदर ये पढ़ोगे मौलिक अधिकार से ये बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 32 में बताए थे कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा क्या बोला गया? संविधान की आत्मा। लेकिन डायरेक्ट पूछेगा सॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लगाना प्रियम्बल, ठीक है। अब यहाँ ऊपर कुछ पॉइंट थे उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिट, ठीक है ना। अब रिट कितने प्रकार के होते हैं देखोगे? 5 प्रकार का। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी कितने घंटे? 24 घंटे, इससे ज्यादा बंदी नहीं बना सकते हैं, आपको न्यायपालिका के पास ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के पास उपलब्ध कराना। परमादेश से एक शब्द आता है आदेश, भैया आदेश देना है किसको? सरकारी अधिकारियों को, भैया अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि बस बकैती कर रहे हैं कुर्सी पे जाके, नहीं ना। तो एक आदेश दिया जाता है, ठीक है। प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या होता है? ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को आदेश देगा कि भैया एक कार्य आपके दायरे से बाहर, इसको मेरे पास भेज दें, प्रतिषेध। उत्प्रेषण, जो भी निलंबित मुकदमे उसको भी मेरे पास भेज दें। लगभग प्रतिषेध उत्प्रेषण ऑलमोस्ट देखोगे सिमिलर है, ठीक है। अधिकार प्रेक्षालेख क्या है? किसी सार्वजनिक पद पे स्थापित होने की योग्यता का परीक्षण करना। ये जो चारों रीट से देखोगे ये हटकर हैं, चारों रीट से हटकर हैं। कौन? अधिकार प्रेक्षालेख, मतलब इसमें है इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि प्रेरित द्वारा, ठीक है भैया। आप किसी सार्वजनिक पद पे तो आप जाके बोलोगे भैया कि मेरी योग्यता का परीक्षण कर लो, हम इस लायक हैं या नहीं है, नहीं ना करोगे, ठीक है ना। तो इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा, ना कि
विपरीत के द्वारा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। और जब नेशनल इमरजेंसी वाले चीजें आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, नेशनल इमरजेंसी 352, ठीक है, 300 जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे लग सकता है 20 और 21 छोड़कर। भैया ये तो अंडरस्टूड चीज है, 20 में क्या है भैया, अपराध करते हो भैया, इस पे किसी आप ऊपर से कोई जा रहा है, ईटा रोरा पत्थर फेंक दिया भैया, मृत्यु हो गई, तो इस पे किसका रोक है, तो ये तो अंडरस्टूड चीजें नहीं भी रहता तो ये ऑलमोस्ट समझ जाते हैं। 21 में भैया ठीक है, क्या पानी पीना रोक दोगे, ठीक है, स्वच्छ हवा में जीना रोक दोगे, नहीं ना रोकोगे, तो आर्टिकल भी 21 भी ठीक है, इसमें आगे भी और बातें कही गई, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप नहीं रोक सकते हो, तो ये सारी चीजें तो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अब देखोगे कि वैसे मौलिक अधिकार है ना क्या है, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं, उसमें ये आर्टिकल आप याद कर सकते हो, 15, 16, 19, 20, 29, 23, ठीक है, जो दोनों को प्राप्त हैं। 14 बताए थे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, 20, 21, ठीक है ना, 19 होगा, ठीक है, 23, 24, 25, 28, ये सारे आर्टिकल्स आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आई होप फंडामेंटल राइट्स आप लोग समझ गए होंगे और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग चलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जब मौलिक अधिकार में हम पढ़ाएंगे मेंस में, तो हम लिखाएंगे मौलिक अधिकारों का महत्व, मौलिक अधिकारों की आलोचनाएं, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू देंगे, जैसे आप पढ़ाएंगे कि प्रेस का महत्व, ठीक है, भारत के समाज में प्रेस का महत्व, मीडिया ट्रायल, पेड जर्नलिज्म, ठीक है, ये सब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ाएंगे। गॉसिप जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म, जहां से मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे मेंस के क्लास के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, भाग 4 में ये आता है, अनुच्छेद 36 से 51, और कहां से लिया गया था, आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब डीपीएसपी 3 विचारों पर आधारित है, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। वादी का मतलब होता है विचारधारा, जिनके विचारों से हम प्रेरित हैं, ठीक है, उसी टर्मोलॉजी यूज किया गया है, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, ठीक है। और वादियों का मतलब क्या होता है, विचारधारा, ठीक है। और ये एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था प्री के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे एक देखोगे संविधान सलाहकार थे बी एन राव, उनके द्वारा बोला गया कि भैया एक फंडामेंटल राइट्स वन है, इनको फंडामेंटल राइट्स 2 का नाम दे दिया जाए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स 2 का नाम नहीं देके इसको डीपीएसपी का नाम दिया गया। और ये डीपीएसपी देखो, राज्य, तो मतलब यहाँ डिग्नेट ही कर रहा है वर्ड राज्य, यानी स्टेट, तो मतलब ये स्टेट के ऊपर ही छोड़ा गया है, ठीक है ना, स्टेट के ऊपर छोड़ा गया कि राज्य जैसे जैसे अपने कंफर्ट जोन में आएगी, वैसे वैसे जनता का ध्यान रखेगी, जनता के हितों का ध्यान रखेगी, और जनता अपने वोट के माध्यम से बताएंगे कि भैया सरकार मेरे लिए कितना काम किया है ना, सरकार काम किया भी है या बस ऐसे 5 साल दिन काटा है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है, सरकार के दायित्व को दर्शाता है, और यह न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जहां फंडामेंटल राइट्स को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते थे, डीपीएसपी को आप चुनौती नहीं दे सकते हो, क्योंकि एक एग्जांपल समझो ना, आर्टिकल 47 शराबबंदी है ना, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लेके जाते हो मामला, नहीं जाते हो, सरकार को मन करेगा शुरू करेगा, सरकार को मन करेगा बंद करेगा, सरकार को मन करेगा तो आपको पियक्कर बना देगा, मन करेगा तो एकदम अच्छा बना देगा, ठीक है। तो आर्टिकल 47 में तो यही है ना। यदि इसके लिए चुनौती दिया जा रहा था तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डेली लोग जाते हैं, ठीक है, चुनौती नहीं दे सकते हैं, सरकार को जो मन करेगा वही करेगा, ठीक है। और इसको 5 साल बाद अपने वोटों के माध्यम से बताएंगे कि आप मेरे लिए सही किए हैं या गलत किए हैं। और इसके 2 उद्देश्य होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब ऐसे राज्य की स्थापना करना जो जनता के अधिकतम हितों का ध्यान रखती हुई है, और दूसरा है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके 2 ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये थे हमारे पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, राज्य की परिभाषा की जिक्र यहाँ पे किया गया है, ठीक है, क्योंकि 36 से स्टार्ट होता है तो स्टेट के डेफिनेशंस दिए गए हैं। 37 में न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यहाँ भी आपको बताए थे भैया इसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। और 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आपको प्रियम्बल में भी पढ़ाए थे ये चीजें। 39 में संसाधनों का उचित वितरण, भैया एक आदमी के पास सारा धन आ जाए और बहुत सारे आदमी गरीब बैठे, ऐसा नहीं चलेगा, संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। 39 में देखोगे समान अवसर के आधार पर न्याय देना, ठीक है, 39 में। 40 में
पंचायत, है ना, पंचायत की बात कही गई है, ठीक है ना, पंचायती राज की बात कही गई है, उसे गांधीवादी आर्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि गांधी जी की बहुत इच्छा थी कि भैया पंचायतों की ओर काम किया जाए, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसे गांधीवादी आर्टिकल भी बोलते हैं, आर्टिकल 40 को। 41 में भैया कि कुछ दशा में काम, कुछ तो काम मिलना चाहिए, और काम मिलेगा तो भैया कुछ ऐसा काम ना मिले कि चोरी डकैती वाला मिले, काम कुछ अच्छा मिलना चाहिए, मानवीय और न्याय संगत हो। 43 में निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, वह इतनी मजदूरी हो कि अपना जीवन यापन कर सके। और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, ये भी काफी न्यूज में चल रहा है, ठीक है ना। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे लाया गया, और कहाँ कहाँ लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स, इसमें भी जिक्र हुआ है, ठीक है। 46 में देखोगे अनुसूचित जाति जनजाति की बात कही गई, शिक्षा आर्थिक हितों से रिलेटेड है। और 47 में थोड़ी देर पहले बताए थे मद्य निषेध, पोषाहार स्वास्थ्य, भैया दारू छोड़ोगे तभी तो पोषाहार स्वास्थ्य होगा। 48 में कृषि पशुपालन दुधारू पशु का प्रावधान की बातें हुई है। और 48 में है पर्यावरण को बढ़ावा देना, 48 में, ठीक है। 48 में कृषि पशुपालन की बात कही गई, 48 में पर्यावरण को बढ़ावा देना है। और ये वाला जितने भी आर्टिकल है ना 42 अमेंडमेंट 1976 में ही जोड़ा गया है। 49 में देखोगे राष्ट्रीय मत स्मारक स्थल को संरक्षण करना है, भैया जहाँ गए वहीं ढेला नहीं मारना है, कि भैया ईटा तोड़कर टेस्ट करे कि भैया मजबूत है या कमजोर है, ठीक है। और 50 में देखोगे कार्यपालिका से न्यायपालिका दोनों का पृथककरण, भैया कार्यपालिका न्यायपालिका हो जाएगा तो आपको कभी, आपके लिए तो भला नहीं होगा, ठीक है ना, जनता के लिए भला नहीं होगा। मतलब इसमें सीधी बात बोला ये पृथककरण, सेपरेशन ऑफ पावर, किसका, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बॉडी, ठीक है। मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, क्या 50-50, भैया 50 तुम रख लो 50 हम लोग 50-50 कार्य को कर लेते हैं, ठीक है, है ना। और 51 यहाँ पे नहीं दिया गया है, 51 आप लोग याद करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृत्ति की बात कही गई है, ठीक है। इसके कुछ केसेस आप याद रखिएगा, है ना। केशवानंद भारती 1973 से केरल राज, क्या बोला गया, मौलिक अधिकारों का दर्जा नीति निर्देशक तत्व से ऊंचा है। आपको पता होगा कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी भैया बोले हमें समाजवादी होना है, ठीक है, यही था ना, तो समाजवादी होना था उनको। तो उनके जो गृह मंत्री थे गोखले साहब, है ना, 4 गोखले, बोले वे कम करो ना कि मौलिक अधिकार को कम कर देते हैं, डीपीएसपी को हावी कर देते हैं, इवेंट्स के क्लास के ऊपर हम बताए थे, विस्तृत जानकारी दिए थे, ठीक है। तो उसी की जिक्र यहाँ पे किया गया, मौलिक अधिकारों का दर्जा नीति निर्देशक तत्व से ऊंचा है, ठीक है। किसका दर्जा ऊंचा है, मौलिक अधिकारों का दर्जा नीति निर्देशक तत्व से ऊंचा है, इसलिए कुछ डीपीएसपी को क्या करना चाहिए, दबा देना चाहिए। तो पहले बोला गया मौलिक अधिकारों का दर्जा ऊंचा है, फिर 42वां संशोधन हुआ 1976 में, इसमें बोला गया भैया नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है। अब कन्फ्लिक्ट होने लगा किसके बीच, जुडिशरी बॉडी के बीच और एग्जीक्यूटिव बॉडी के बीच, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका में ही आपसी में। अब लग रहा था फाइट हो जाएगा, कभी कहीं WWE ना हो जाए, तो यहाँ बोला गया नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ, इसलिए कुछ मौलिक अधिकारों को क्या करना चाहिए, दबा देना चाहिए। फिर एक जजमेंट आया 1980, बोला भैया लड़ो मत, आपस में लड़ क्यों रहे हैं, समझौता कर लेते हैं, ठीक है, लड़ो मत। न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया कि ना मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है ना ही नीति निर्देशक श्रेष्ठ है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों का मकसद है लोकतंत्र को सुगम बनाना और जनता को अधिक से अधिक लाभ देना, ठीक है। और केटी शाह देखोगे एक संविधान विद्वाता थे, एक इस पे तंज भी कसे थे भैया एक ऐसी चेक की भांति जिन्हें बैंक की दया पर छोड़ दिया गया, मतलब सरकार के ऊपर छोड़ा गया भैया, सरकार, यहाँ बोला गया ना कि सरकार जिसे जिसे कंफर्ट जोन में आएगी, पता चलेगा सरकार कभी कंफर्ट जोन में आए ही नहीं, ठीक है ना। तो ये थे डीपीएसपी से तमाम चीजें, इतना आप कर लोगे तो पीटी के अंदर क्वेश्चंस इजिली बन जाएंगे। और भी कुछ कथन याद रख सकते हो, आइवर जेनिंग्स का, है ना, डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी बोले थे कि नीति निर्देशक तत्व तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, के.एम. पनिकर का आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, ग्रेनविल ऑस्टिन सर का याद रख सकते हो, ठीक है। तो कुछ और भी कोटेशंस याद रख सकते हो, लेकिन मोटा मोटी आप इतना जरूर पढ़ के जाना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन। अभी आर्टिकल 40 में इसका जिक्र भी था, है ना, जिसे गांधीवादी आर्टिकल बोला गया था। गांधी जी की बेहद इच्छा थी कि पंचायतों की ओर काम किया जाए, ठीक है। और पंचायती राज में देखोगे 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।
अब इसमें हम लोग ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा डीप पढ़ेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी देखोगे डीओसी को एग्जाम हुए थे, वहाँ कमिटी से क्वेश्चन पूछा था, तो कमिटीज के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था, तो आपको पता होगा 2 अक्टूबर, है ना, को नागौर जिले, है ना, 2 अक्टूबर 1959 नागौर, कहाँ है नागौर जिला, राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। तो वहाँ सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। और इसकी कमेटी पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता समिति। अब देखोगे जो बलवान रहेगा वो सबसे पहले पहले आएगा, ठीक है। कब आया था? 1957 में त्रिस्तरीय व्यवस्था को इन्होंने रिकमेंड किया था, ग्राम, प्रखंड, जिला। फिर अशोक मेहता समिति देखोगे 2 स्तरीय 1977 में। ये डेट याद रखना, और डेट से ही क्वेश्चन आए थे कि पहले कौन आए थे और क्या बोले थे, ठीक है। ग्राम और जिला की बात कही थी, ठीक है। अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति देखोगे कब? 1985 में, ठीक है। जिला स्तर पर योजनाओं का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही गई थी। फिर देखोगे सिंघवी समिति कब? 1986 में, संवैधानिक दर्जा देने की मांग, न्याय पंचायत की वकालत, त्रिस्तरीय समिति। लास्ट वन ये भी याद रखिएगा, थुंगन समिति 1988 में, ठीक है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए जो 5 कमेटी बताएं इसके नाम याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। अब देखोगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में पेश किया गया, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। और वहाँ 2 अक्टूबर बताए थे, 20 अक्टूबर 1959 होगा, सॉरी। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ होती है? नागौर जिले में, ठीक है। नागौर जिला कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। प्रावधान देखोगे तो यहाँ पे है ना, संवैधानिक दर्जा, भाग 9 में इसकी बात कही गई, सूची 11, ठीक है। और अनुसूची अभी कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। भाग कितने हैं? अभी 25 हैं। और आर्टिकल देखोगे तो 470 प्लस हैं, ठीक है। और इसका जो जिक्र है आर्टिकल 243 से लेके 243, और कभी कभी इसके आर्टिकल से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बीपीएससी के अंतर्गत, ठीक है। सीटों के संबंध में आरक्षण की व्यवस्था कही गई, रिजर्वेशन की बात कही गई 1/3, है ना। और SC/ST की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, रिजर्वेशन की बात कही गई है। चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। जो सेंटर के चुनाव निर्वाचन आयोग वो नहीं कराएंगे, इसके राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। और कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, लेकिन विघटन होने पर, डिक्लाइनेशन होने पर 6 महीने के अंदर भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। और चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष, ये भी बीपीएससी के अंतर्गत क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष आयु चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है। ऐसे देखोगे लोकसभा विधानसभा में कितने होते हैं? 25, यही है ना। प्रत्येक 5 वर्ष पे राज्य वित्त आयोग, है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होगा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पंचायती राज से इतना भी आप याद रखोगे तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, देखोगे, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके बना के देख लो। अब यहाँ एक बेसिक समझ हम लोग बताएंगे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक बेसिक ओवरव्यू है। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधि बनाना, ठीक है ना। न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? कार्यपालिका का क्या मतलब? विधायिका का मतलब होता है विधि बनाना, और विधि को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कार्यपालिका, यानी एक्सिक्यूटिव बॉडी, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो कहाँ जाएगा? जुडिशरी में जाएगा। मतलब पहले तो विधि बन रहा है संसद के द्वारा, फिर इसको एक्सिक्यूट किया जा रहा है, और कोई प्रॉब्लम आई तो न्यायपालिका के पास जा रहा है। केंद्र स्तर पे देखोगे ये सब शामिल होते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये होते हैं ना। राज्य स्तर पे देखोगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, ठीक है ना, यही सब होते हैं। तो ये एक बेसिक समझ है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है PDF, हम शेयर कर देंगे। फिर राज्य स्तर पे यहाँ पे देखोगे तो जिसे विधानमंडल कहा जाता है, विधानसभा, विधान परिषद। पहले थे विधान परिषद 7 थे ना, अभी वर्तमान में 6 हैं। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो अभी विधान परिषद वर्तमान में किन राज्यों में विधान परिषद हैं? तो देखो बड़ी सिंपल सा तरीका है, यदि मैप ओरिएंटेड पढ़ोगे ना तो आप याद रहेगा। आप रट्टाबाजी नहीं करो, देखो बिहार यूपी भाई भाई है, बिहार यूपी भाई भाई, महाराष्ट्र कर्नाटक भाई भाई, 2 2 4 हो गया। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2014 में अलग हुआ था। तो 6 इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा
सीक्वेंस वाइज याद करोगे तो आसान हो जाता है चीज़ों को याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट। अब देखोगे तो ये कार्यपालिका के अंग है, ठीक है। संसद के विभिन्न अंग माने जाते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट, अब संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में इसका वर्णन किया गया। देखो यहाँ पे जिक्र के 52 से 61 में अमूमन देखोगे प्रेसिडेंट का जिक्र है, लेकिन भाग 5 में 52 से 78 सिर्फ किसका, सिर्फ प्रेसिडेंट की यहाँ बात नहीं की, भाग 5 में कार्यपालिका का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति का वर्णन 52 से 61 के बीच मिलता है। तो भाग 5 में 52 से 78 आप याद रख सकते हो, उसके अंदर आपको प्राइम मिनिस्टर वगैरह का भी जिक्र मिलेगा, ठीक है। अब संघ की कार्यपालिका में देखोगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल्स की बात कही जा रही है, ये सब शामिल होते हैं। थोड़ी देर पहले ये भी बताए थे जब प्रेमबल पर रहे थे, रिपब्लिक टर्म देख रहे थे, तो वहाँ पर भी थे राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट चुनाव होता है। और इसमें देखोगे कौन कौन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ निर्वाचित सदस्य की बात कही जा रही है, ठीक है, मनोनीत सदस्य की बात नहीं कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखोगे दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब अनुच्छेद 52 से 61 में देखोगे तो जिक्र है, ठीक है ना, अनुच्छेद 52 में पद का उल्लेख, अनुच्छेद 53 में पावर की बात कही जा रही है, अनुच्छेद 54 में किसकी बात कही जा रही है, निर्वाचन की, ठीक है ना, इलेक्शन की बात कही जा रही थी। एक होता है रिचुअल ऑफ निर्वाचन, है ना, रिचुअल ऑफ इलेक्शंस, वो 55 में है। एक निर्वाचन की बात कही जा रही है कि इसकी रिचुअल्स की बात कही जा रही थी, 55 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 56 में देखोगे पदावधि कब कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन, भैया भारत में कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, यहाँ पे कोई मनाही नहीं है। अमेरिका में 2 बार है, 2 बार से ज्यादा एक व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 58 योग्यता की बात कही जा रही है। अनुच्छेद 60 शपथ, दिखता मिलता जुलता है। और जब राष्ट्रपति का पद आएगा, भैया कोई गलती करेंगे तो हटाया भी जा सकता है, वहां भी होगी, इम्पीचमेंट लाया जाएगा यदि संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ से तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। 55 की जो बात कही गई थी, बताए थे निर्वाचन की रीति, है ना, रिचुअल ऑफ इलेक्शंस की बातें कही गई थी, ठीक है। तो यहाँ देखो किस तरीके से इनमें वोट पड़ते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो मत निकालने की प्रक्रिया, यानी एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, अब जैसे बिहार की कुल जनसंख्या, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है। और देखोगे जनसंख्या का जो आधार माना गया ना 1971 यही माना गया ना अभी तक, ठीक है ना। 1971 की जनसंख्या का आधार ही अभी तक माना गया है। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करने 1/1000 से, ठीक है। तो एक विधायक का मतमूल्य निकल जाएगा। और एक संसद का मतमूल्य निकालने के लिए कुल विधायकों का मतमूल्य, ठीक है, करना है। और ठीक इसमें कोई डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है और इसके पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। विधायक का मतमूल्य निकालने के लिए यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा राष्ट्रपति के इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे समझाया गया। और विस्तृत जानकारी जब मेंस की क्लास लेंगे तो एक एक चीजों को हम लोग समझा देंगे, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। 58 में क्या जिक्र था, यहाँ पे बताए थे ना। 58 में योग्यता की बात कही, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर सका हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रस्तावक और अनुमोदक की बात कही गई है। निर्वाचक मंडल में 50 संसद या विधायक हो, ठीक है ना, 50 संसद या विधायक, यानी 100 विधायक या संसद आपको समर्थन कर रहा हो तभी जाके आप राष्ट्रपति बन सकते थे। यहीं से बात खत्म हो जाती है। या यदि आपको राजनीति में अच्छी पकड़ है तभी जाके राष्ट्रपति बन सकते हैं, नहीं तो कोई भी फॉर्म डाल सकता था, कोई भी नॉमिनेशंस भर सकता था, नॉमिनेशंस करवा सकता था, भैया हमें भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना है, ठीक है। और इम्पीचमेंट लाते हैं तो पहले क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों में महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, ठीक है ना, सूचित किया जाएगा, ठीक है। तभी जाके से नहीं डायरेक्ट आया कि भैया आपके खिलाफ इम्पीचमेंट ला दिए, चलो अब हटो, ऐसा नहीं है। 14 दिन
के पहले उनको बताया जाएगा भाई आपके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। यदि आप तब तक वो छोड़ दिए तो छोड़ दिए, नहीं है तो फिर आगे की कार्रवाई होगी उन पे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपये जमानत राशि देनी होती है। किसके पास? आरबीआई सरकारी खजाने में। यदि वो अपने मत में 1/6 नहीं ला पाए तो ठीक है, वो अपनी जमानत राशि खो देते हैं। 15,000 क्या ही है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर का जिक्र किया गया अनुच्छेद 53, स्वयं या अधीनस्थों के द्वारा। यहाँ क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अपने पावर का उपयोग कैसे करते हैं, स्वयं या अधीनस्थों के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ कार्यपालिका संबंधी शक्ति देखोगे तो नियुक्ति से रिलेटेड है। प्रधान नियुक्ति किसको किसको? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, क्या एक चुनाव आयोग, वित्त आयोग, इस सबका नियुक्ति कौन कराता है? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल की बात कही जा रही है, अनुच्छेद 263, इसको हम समझाए थे। वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 280, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना राष्ट्रपति का काम होता है। SC ST OBC आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। विधायी शक्ति से रिलेटेड देखोगे तो यहाँ कोई बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित किया जाता है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब मानो कि अध्यादेश क्या होता है कि भैया तीनों का पावर अकेले यूज करके कोई भी कानून बना सकते हैं। अब उनको कोई सत्र नहीं चल रहा है, उनको कोई कानून बनाना हो तो राज्यसभा लोकसभा को साइड करते हुए क्या है, खुद ही अपना पावर यूज कर लेंगे। मतलब तीनों का पावर उनमें ही समाहित हो जाता है। तो 1 2 3 ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस की बात कही जा रही है, ठीक है। संसद को संबोधित करना, संसद के सत्र बुलाना, ठीक है। लोकसभा भंग करना, अनुच्छेद 86 पढ़ाई भी थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में। वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर की बात देखोगे, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति में पूर्व में ही साझा। आकस्मिक निधि पूरी तरह से राष्ट्रपति के नियंत्रण में, 267। प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के तहत संसद का वार्षिक वित्तीय लेन देन की प्रस्तुति, है ना। जुडिशरी पावर देखोगे तो 72 के तहत क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है, ठीक है ना। 147 में देखोगे सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श ले सकते हैं वो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सैन्य शक्ति में देखोगे तो आपको पता होगा थल जल वायु तीनों सेना के अध्यक्ष ही होते हैं, ठीक है। युद्ध और शांति घोषणा करने का भी अधिकार है। अब इमरजेंसी से रिलेटेड देखोगे जो पावर मिले हैं 352, राष्ट्रीय आपात, युद्ध एवं बाह्यक्रमण, मेंस में इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़े थे। अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन। मानो कोई स्टेट में सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही तो गवर्नर सिफारिश कर सकता है कि भैया यहाँ ठीक ढंग से सरकार नहीं चल रही है, ठीक है, लोकतंत्र के अनुरूप काम किया जा रहा है, तो फिर वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। 360, वित्तीय आपातकाल, और भारत में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है, वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये एक सुखद स्थिति है, ठीक है। विटो पावर देखोगे अनुच्छेद 111, पॉकेट विटो भी पढ़े होंगे, ज्ञानी जेल सिंह, है ना, एक बार थे जो पॉकेट विटो लगा दिए थे टाक संशोधन अधिनियम पे। इसको हम लोग मेंस के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्वाविवेक की शक्ति देखोगे, यदि किसी के पास लोकसभा में बहुमत ना हो, किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या कर दें, प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। तो उनको लगता है कि बाद में अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, तो अपने स्वाविवेक के अनुसार ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखोगे विधायिका, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बेसिक ओवरव्यू है। विधायिका एक संघीय स्तर पे होता है, एक राज्य स्तर पे। संघीय स्तर पे जिसे हम संसद बोलते हैं और विधानमंडल बोलते हैं राज्य के स्तर पे। संसद 79 में जिक्र है, और संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति बताई थे, राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा आपका पता होगा कि है ना स्थायी सदन में होता है। तो सबसे पहले देखो 79 में ही राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। इस तरीके से सिक्वेंस वाइज याद करो ना, ठीक है ना। सीक्वेंस वाइज याद करोगे तो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ संसद के अभिन्न अंग आपको बताए थे कि राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी होते हैं, ठीक है, लोकसभा भी होते हैं, तीनों संसद के अभिन्न अंग होते हैं। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और इनका कार्यकाल देखोगे कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है, ठीक है। अब विधानमंडल के स्तर पे देखोगे पहले एंग्लो इंडियंस होते थे, ठीक है, अब एंग्लो इंडियंस नहीं होते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियंस हटा दिया गया है। विधान सभा में भी नहीं होंगे और लोकसभा में भी नहीं होंगे। राज्यसभा में अभी भी है, लेकिन वो दोनों जगह हट गया। और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया एंग्लो इंडियन को, ठीक है। अब
विधान मंडल में देखोगे तो राज्यपाल, विधानसभा, जहाँ विधान परिषद होते हैं वो भी अभी 9 होते हैं, और बहुत सारे स्टेट में तो विधान परिषद है नहीं, 6 ही जगह है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हाँ 2 होते हैं, राज्यपाल और विधानसभा, ठीक है। और राज्यपाल भी देखोगे ये राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। और विधानसभा अस्थायी सदन होते हैं, जैसे लोकसभा भी वो अस्थायी सदन होते हैं, विधानसभा अस्थायी सदन होते हैं, जिस तरीके से राज्यसभा अस्थायी सदन होते हैं। और वर्तमान में आपको बताए थे कि 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मतलब ये विधानसभा के बारे में लिखा गया है। ये अस्थायी सदन होते हैं, वास्तव में अपने जनता का लोकप्रिय सदन भी होते हैं, और इसके जो वास्तविक हेड होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। वर्तमान में बिहार की विधानसभा की संख्या कितनी है? 243 है। विधान परिषद में देखोगे तो क्या है, वर्तमान राज्यों में इनके स्थायी सदन के रूप में जानते हैं, और कहाँ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, है ना। अभी आपको सीक्वेंस वाइज बताए थे। बिहार में विधान परिषद में कितने मेंबर हैं? 75। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। एक होता है कोरम व्यवस्था। कोरम व्यवस्था क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं, वर्तमान में उसका 1/10 मेंबर सब सदन में उपस्थित होगा, तभी जाकर सदन की कार्यवाही की जाएगी। कोरम व्यवस्था में देखिएगा कितने मेंबर उपस्थित रहने चाहिए? 1/10 रहने चाहिए। और यहाँ देखिएगा 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा के सीटों में बढ़ोतरी नहीं हो सकती, यानी 2026 तक लोकसभा राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में कार्यकाल कितने वर्षों का कर दिया गया था? 6 वर्षों का। आपको पता होगा 1975 इमरजेंसी का दौर था। 1975 किसका दौर था? इमरजेंसी का दौर था। लेकिन फिर उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा के कार्यकाल को कितना वर्ष कर दिया गया था? 5 वर्ष का कर दिया गया था। कौन से सरकार में थे? मोरारजी देसाई उस टाइम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, भारतीय में संसदीय व्यवस्था है, आपको पता होगा एक नाम मात्र का हेड है राष्ट्रपति। ये भी याद रखिएगा, वास्तविक हेड तो प्रधानमंत्री को ही बोलते हैं। 74 में कहा गया है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कही गई है। 75 में वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। इसमें जिक्र है अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो आप कभी कहते हो कि हम प्रधानमंत्री को वोट देने जा रहे? नहीं, आप लोकसभा में वोट देते हो, आप संसद बनाते हो, और सारे संसद मिलके अपना नेता चुनते हैं, मुख्य नेता जो प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। आप कहोगे सर लोकसभा में ही हम लोग वोट देते, तो लोकसभा से ही होना चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप मनमोहन सिंह ही देख लीजिए, इंदिरा गांधी देख लीजिए, राज्यसभा से ही गई थी, ठीक है ना। वहां से भी हो सकते हैं, ठीक है। और मानिए कि कोई मंत्री बनेगा, मानो कि वो जीता हुआ नहीं, उसको मंत्री बनना अनिवार्य है, तो क्या वो मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उनको कहीं ना कहीं से जीत कर आना पड़ेगा, नहीं तो 6 माह के अंदर उनको सीट छोड़ना पड़ेगा। ये भी नियम है, ठीक है। सदस्यता ग्रहण करने के लिए 6 माह का टाइम दिया जा सकता है, ठीक है। आप देखोगे राज्यसभा से तो बनकर आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि सर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति रहेगी? तो हमेशा लोकसभा के प्रति। यदि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनकर आए तो राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, हमेशा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसके प्रति? हमेशा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकसभा के प्रति, ठीक है। और देखोगे लोकसभा में 25 वर्ष आयु होती है ना, लड़ने का, और राज्यसभा में 30 वर्ष होने चाहिए आपको, ठीक है। अधिकतम कितने भी बार बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक आप बने रह सकते हैं। तो आपको कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो उसका फिक्स नहीं है टाइम्स, ठीक है ना। 5 साल आप इसे नहीं बोल सकते। हाँ, सामान्यतः पूछा जाएगा कितने वर्षों का होता है, तब 5 बोलना, ऐसे कोई फिक्स नहीं होता है। जब तक उन्हें बहुमत प्राप्त है, आज ही 50 संसद भाग जाए, वो प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी नहीं बने रहेंगे, हट जाएंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। जब कोई समस्या ना उत्पन्न हो उस कंडीशन में 5 साल। त्याग पत्र यदि देना हो तो किसको सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं त्याग पत्र, ठीक है। प्रधानमंत्री का वेतन, ठीक है, संसद के इतना ही होता है, सिर्फ भत्ता ज़्यादा मिलता है, ठीक है। वेतन संसद के द्वारा ही तय किया जाता है।
प्रधानमंत्री की शक्तियां देखोगे तो मंत्रिपरिषद के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है। मंत्रालय भी प्रधानमंत्री तय करते हैं, मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा ही तय किया जाता है। राष्ट्रपति के मामले में सलाह देना, नियुक्ति से संबंधित योजना संबंधी कार्य से अवगत कराना। संसद के संबंध में देखोगे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद में कुछ अन्य अधिकार भी होते हैं जो करते हैं। अन्य कार्य देखोगे नीति आयोग, है ना, और अंतर्राज्यीय परिषद से रिलेटेड, ठीक है, इनमें भी उन्हें विशेष पावर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिस तरीके से प्रेसिडेंट पढ़े थे राज्यपाल, लगभग उसी तरीके से सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखोगे राज्यपाल के स्तर पे तो 4 अंग देखोगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना, और कुछ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। राज्य के कार्यपालिका के हेड या संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? इसे राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जैसे लग जाएगा मुख्यमंत्री हो जाते हैं, ठीक है। 152 में पद का जिक्र है, 153 में राज्यों के राज्यपाल एक से अधिक भी हो सकते हैं। मानो कि कोई बिहार के राज्यपाल हैं तो मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हो सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, कुछ साल पहले एक राज्यपाल ऐसे थे जो कि बिहार के भी राज्यपाल थे और मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल थे, ठीक है। और कहोगे कि सर वेतन अलग अलग दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो फिक्स किया जाता है कि भैया बिहार कितने % वेतन देंगे और मध्य प्रदेश कितने % देंगे, ठीक है, वेतन एक ही रहेगा। शक्ति या कार्य 154 में जिक्र किया गया, 155 में नियुक्ति का जिक्र है, अपॉइंटमेंट का जिक्र है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार के सलाह पे। कई बार विवाद के कारण भी होते हैं, आपको पता होगा कि राज्यपाल से तो अमूमन नहीं देखने को मिलता है। मानो कि केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्यपाल पहले से कोई और बने हैं कि जो विपक्ष में थे वही बने रह गए, तो कभी कभी बात के कारण भी होते हैं कि एक टकराहट भी होती है। या मानो कि ऐसा भी होता है कि राज्य में कोई और सरकार है और केंद्र के द्वारा किसी और को भेजा गया जो कि वहाँ अलग सरकार है। ये भी देखा जाता है कि एक कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, भाई काम सही तरीके से नहीं चल रहा है, ठीक है। अब बिहार के केसेस में ऐसा तो बहुत बार देखने को मिला है, ठीक है। सामान्यता देखोगे 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति जब चाहेंगे उसको हटा सकेंगे, ठीक है, जब चाहेंगे उसको हटा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 157-58 योग्यता का जिक्र है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुके हो, लाभ के पद पर ना हो, संसद विधानमंडल के सदस्य ना हो। यदि वे हैं तो राज्यपाल बनने की तिथि से वह पद समाप्त हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 159 शपथ की बात कही गई है, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। 161 में क्षमादान, ठीक है ना, केवल राजसूची के विषय पर, लेकिन मृत्युदंड को छोड़कर। ऐसा नहीं कि भाई क्षमादान देंगे तो कहीं भी कुछ डिसीजन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। अध्यादेश राष्ट्रपति में 127 था, इसमें ऑर्डिनेंस की बात जो कही गई 213 में है, ठीक है। 333 में देखो विधान एंग्लो इंडिया को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे थे कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। 154 शक्ति है ना, कार्यकारी शक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। 356 यहाँ भी बताए थे जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस समय में राज्यपाल क्या होते हैं? वास्तविक हेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, लगभग यहाँ से प्री के अंदर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आगे हम इसको देखेंगे। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ठीक है। तो देखोगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के बारे में शपथ कौन दिलाते हैं? प्रधानमंत्री जब पढ़ा रहे तो वहाँ भी जिक्र किए थे। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, योग्यता किस आधार पर मंत्री चुने जाएंगे? तो यहाँ लोकसभा राज्यसभा सदस्य होने पर मंत्री बन सकते हैं। चुनाव हारने के 6 माह के अंदर मेंबर बनना होगा, तब जाकर मंत्री बने रहेंगे, अन्यथा उन्हें त्याग पत्र देना होगा। उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति होगा, है ना, क्योंकि यह जनता का लोकप्रिय सदन है। और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति के प्रति होगा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होगा। और सामूहिक रूप से पूछा जाएगा तो लोकसभा के प्रति, ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के, यहाँ देखो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है, यहाँ से लगभग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स याद रख सकते हो कि कितने लोग मंत्री बन सकते हैं। तो कानूनी संविधान संशोधन 2003 में
यह संशोधन में ये बातें कही गई थी कि भैया लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं 15% अधिक नहीं बनेंगे मंत्री, ठीक है, 15% ही बन सकते हैं, नहीं तो पता चलेगा सभी कोई मंत्री बने फिर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी सीटें उसके 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव है ना, और विश्वास प्रस्ताव मानिए कि जो अभी सत्ता में उनके खिलाफ लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यदि ये साबित हो गया कि भैया नहीं और विश्वास प्रस्ताव लाया गया, भ्रष्ट सिद्ध हो गए, तो पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होगा। यदि वो पता चल गया कि नहीं भैया यहाँ यहाँ ये चीज़ें गलती किए हैं, वो साबित करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। तो अब विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, लाया जा सकता है, और विश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ आएगा, लोकसभा में ही आएगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद के कार्य देखोगे, राष्ट्रपति की सहायता करेंगे, विकासात्मक कार्य करेंगे, बजट पेश करना, नीति निर्माण करना। और यहाँ बेसिक डिफरेंस यहाँ पे मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और एक होता है किचन कैबिनेट। अब देखोगे तो किचन कैबिनेट का जिक्र संविधान में नहीं है, ये मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है। तो मतलब वैसे समूह जो घर बुलाकर फैसला ले लिए जाते हैं उसे किचन कैबिनेट कहते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार थी तो तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिलते थे, चाय पे गए, घर उर में चाय पी रहे हैं और कुछ भी डिसीजन ले लिए। वर्तमान में देखोगे तो अभी एनडीए गवर्नमेंट में भी ऐसी चीज़ें मिलती है, मोदी अमित शाह जहाँ बैठते हैं वहीं कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेते हैं। तो इंदिरा गांधी थोड़ी सीमित थी, वर्तमान में भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ठीक है। अब कैग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो टॉपिक देखने वाले हैं कैग है ना, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक देख लिए, अब कैग देखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि कितने से कितने आर्टिकल तक इसका जिक्र किया गया, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 148 से लेकर 151 तक, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कैग का क्या काम होता है इसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। धन का व्यय और प्राप्ति का लेखा जोखा करने के लिए एक संवैधानिक पद बनाया गया जिसे हम कैग कहते हैं। और इसका क्या फंक्शन होता है, फॉर एक एग्जांपल देके समझाते हैं। मानिए बिहार में फ्लड आया हुआ है, ठीक है ना, और केंद्र सरकार के द्वारा 50 रुपये ग्रांट दिए गए हैं कि भैया बिहार में फ्लड आया हुआ है तो ये बाढ़ के लिए आपको 50 रुपये दिया जा रहा है। और बिहार सरकार क्या की, 50 रुपये बाढ़ में खर्च करने के बदले वो चाय पी गई, ठीक है। इस पे भी कैग की जांच बैठेगी कि भैया जिस उद्देश्य के लिए आपको रुपया दिया गया है, क्या उस उद्देश्य के लिए आपने काम किया है या नहीं। यदि नहीं किया है, इसमें कैग की जांच बैठेगी और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अभी फिलहाल देखोगे तो एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तो कुछ भ्रष्टाचार का उजागर भी हुआ है, और सरकार से डाटा भी मांगा गया कि इतने पैसे का घोटाला हुआ, ये पैसे गए कहाँ पे हैं, है ना। और इसमें बहुत सारे घोटाले का उजागर हुआ है, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉलगेट घोटाला, तमाम घोटाले का उजागर कैग के द्वारा किया जा चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल पे देखोगे कि अलग होते हैं कैग और सेंटर लेवल पे अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कैग एक ही होते हैं, वो स्टेट लेवल पे भी जांच कर सकते हैं और सेंटर लेवल पे भी जांच कर सकते हैं। अब वर्तमान में देखोगे इसके जो अध्यक्ष हैं संजय मूर्ति हैं, इसके अध्यक्ष, ठीक है ना। यहाँ किसका लेखा जोखा करना है ना, धन और व्यय का लेखा जोखा करना है, ठीक है। और सार्वजनिक धन से क्या तात्पर्य है ना, जनता के धन से कि सही रूप में यूज हो रहा है या नहीं, या जिस काम के लिए उन्हें दिया गया है उस काम के लिए यूज हो रहा है या नहीं, इसके लिए पूरी जांच कौन करेगी, कैग करेगी। महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको बताएं, 148, 151, 148 में कैग का पद है, और जब पद है तो उनके कुछ कार्य भी होंगे, है ना, वर्क भी होंगे, और कुछ उस वर्क के साथ पावर भी दिए गए होंगे, जिसका जिक्र 149 में भी है, ठीक है। लेखा परीक्षण जिसे बताए थे केंद्र या राज्य स्तर दोनों स्तर पे कर सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक धन या लोक वित्त के संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। और अम्बेडकर साहब का एक कथन है कि है ना, यदि सबसे कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारी है तो वह कैग है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे। ओथ देखोगे तो राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ओथ भी राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे, और इन्हें यदि हटना है, अपना पद
छोड़ना है, त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, जो भी पहले हो। अब मानो कोई भी 59 साल में बने हैं वो 6 साल अपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन कोई 62 में बने हैं तो वो 3 साल ही तो पूरा कर पाएंगे, कोई 65 में बने हैं तो 1 साल ही पूरा कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वो 6 साल पूरा करने जाएंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि 6 वर्ष तक रह सकते हैं या 65 वर्ष आयु, या जो भी पहले हो, ठीक है। तो 6 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, और 65 वर्ष आयु हो गई है तो भी वह रिजाइन्स मारेंगे, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाया जाता है, तो क्या होता है, दोनों सदन यानी लोकसभा में 100 हस्ताक्षर, राज्यसभा में 20 हस्ताक्षर, और पास होने के बाद देखोगे 2/3 स्पेशल मेजोरिटी के बाद ही इन्हें हटाया जाता है। अनुच्छेद 149 में कार्य एवं शक्ति का जिक्र है, ठीक है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं, और राष्ट्रपति कहाँ रखवाते हैं, संसद के पटल पर रखवाते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, और वही देखा जाता है किस तरीके से वित्त खर्च किए गए हैं या नहीं। और राज्य स्तर पर देखो कि राज्यपाल को सौंपते हैं, और राज्यपाल भी अपने विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है। और लोक लेखा समिति, इसको बोला जाता है कि भाई एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, मित्र के रूप में काम करते हैं, आँख या कान के रूप में क्या कार्य करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा गया कार्य भी करते हैं, जिसे घोटाला बताए थे, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलगेट घोटाला, इस सब का उजागर कैग के द्वारा किया जा चुका है। अब कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हटाने के संबंधित, आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की ऐसी प्रक्रिया है। वेतन है इनका कंसोलिडेट फंड से, ठीक है ना, संचित निधि से। और पद त्यागने के बाद वह केंद्र सत्ता या राज्य स्तर पर सरकारी पद पर ग्रहण फिर दोबारा नहीं जा सकते या ग्रहण नहीं कर सकते हैं, यदि वो अपने पोस्ट से हट जाते हैं तो कैग से मोटा मोटी पॉइंट आप ये याद रख सकते हो, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अब महान्यायवादी का काम क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये हम लोग जानते हैं। पहला बात तो देखोगे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकटरमणी है, और अनुच्छेद 76 में इनकी पोस्ट का सृजन किया गया, इनकी बातें कही गई है, ठीक है। और यह है सरकार के द्वारा बनाई गई विधि की समस्या हो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या दी जाती है, चुनौती दी जाती है। इसलिए एक सरकार को विधि सलाहकार की जरूरत होती है, जिसे हम महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के रूप में जानते हैं। अब मानो जो सरकार में है तो ऐसा नहीं है ना कि बहुत लॉ जान रहे हैं, बहुत सारी विधि जान रहे हैं, नहीं, तो उनको कुछ भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, भैया सजेशन लेने के लिए उनके साथ भी वैसे आदमी होने चाहिए जिनको लॉ की जानकारी हो, ठीक है, विधि से रिलेटेड जानकारी हो, तो उसी के रूप में महान्यायवादी को अपने साथ में रखते हैं, ठीक है। ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, सरकार के कानूनी सलाहकार भी होते हैं। अब नियुक्ति देखोगे, अपॉइंटमेंट की बात देखोगे, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सरकार के डिमांड के अनुसार। कार्यकाल देखोगे, सीमा तय नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। राष्ट्रपति जब भी चाहेंगे इनको हटा सकते हैं। त्यागपत्र, यदि खुद ही त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति, है ना, इसका क्या है, 5 वर्ष का हाई कोर्ट में जज का काम किया हो या 10 वर्ष का वकालत किया हो, ठीक है, ये इनकी योग्यता है। शक्ति देखोगे, संसद के सदस्य नहीं होते हैं, संसद की बैठक में भाग लेने और बोलने की अनुमति प्राप्त है। क्वेश्चन बार बार पूछा भी जा रहा है कि, है ना, संसद के परमानेंट सदस्य नहीं होते हैं, संसद की बैठक में भाग लेने और बोलने की अनुमति प्राप्त है। संसद में वोटिंग देने का अधिकार नहीं है, और किसी भी न्यायालय में भाग लेने का अधिकार है। और यहाँ एक और टर्म यूज किया गया, संसद समिति के सदस्य हो सकते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद अलग अलग कमेटी बनाती है, उसके ये मेंबर हो सकते हैं। यूपीएससी एक बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और तो भाग लेने और बोलने की अनुमति इन्हें प्राप्त है, सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल से मोटा मोटी पॉइंट ये याद रख सकते हैं, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे पीटी के लिए, ठीक है। अब हम लोग हाईकोर्ट देखते हैं। अब देखोगे कुछ हाईकोर्ट का बेसिक कंसेप्ट देते। पहला जो हाईकोर्ट सेटअप हुआ था 1862 में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, और बिहार में जो हाईकोर्ट का गठन हुआ था 1916, ठीक है। ये 2 डेट याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 क्या कर रहा है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो यह हाईकोर्ट राज्यों के लिए तो होगा। अनुच्छेद 216 इनके गठन की बात कही गई। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और बहुत जगह है भी, एक से मतलब एक ही राज्य में है, लेकिन और भी राज्यों की सुनवाई वहाँ होती है। तो ये तो है ही 231, और ये भी डीएसओ में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है,
ठीक है। और वर्तमान में देखोगे 25 उच्च न्यायालय हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें जो लेटेस्ट हाईकोर्ट बनाया गया वो किस स्टेट में बनाया गया, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में करें। न्यायाधीश में देखेंगे किस न्यायालय में कितनी संख्या होगी यह तय करना राष्ट्रपति का काम है और सभी न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग हो सकती है। नियुक्ति की बात अनुच्छेद 217 में की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यों के राज्यपाल की सलाह पे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। योग्यता देखिए क्या है, भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष न्यायाधीश रह जज का अनुभव हो, है ना, 10 वर्ष हाईकोर्ट में वकालत का अनुभव हो। शपथ देखोगे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्यकाल इनका देखिएगा तो 62, ठीक है। हाईकोर्ट में जो होते हैं जज या चीफ जस्टिस, इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष तक रह सकते हैं, ठीक है। त्यागपत्र राज्य के न्यायाधीश त्यागपत्र किसको ये दे सकते हैं, राज्य के न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपते हैं। तो यहाँ राज्यपाल नहीं होगा, शपथ भले ही राज्यपाल दिला रहे हैं लेकिन यदि त्यागपत्र की बात आएगा तो ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ओथ राज्यपाल दिलाएंगे, गवर्नर दिलाएंगे, और त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की जैसी है ना, राज्य में 50 सदस्य, लोकसभा में 100 सदस्य, तो यहाँ पे राज्यसभा 50 सदस्य, लोकसभा 100 सदस्य, ठीक है। और स्थानांतरण के बारे में देखिएगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भेजा जा सकता है, ठीक है, जजों को, ठीक है। हाईकोर्ट की कुछ शक्तियाँ हैं, ये 5-6 शक्तियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 226 के तहत आपको बताए थे कि कोई भी इशू होगा तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय, इसका भी जिक्र देखोगे भाग 5 में किया गया है, अनुच्छेद 124 से 47, ये याद रखिएगा पॉइंट। और ये कहाँ से लिया गया तो पता होगा, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। और देखोगे सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात 124 क्लॉज 1 में की गई है, ठीक है ना। और जब स्टार्टिंग में देखोगे तो मुख्य न्यायाधीश 7, उस टाइम जब स्टार्टिंग में देखोगे तो एक मुख्य न्यायाधीश 7 न्यायाधीश स्टार्टिंग में थे, जब है ना सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, उस समय की बातें कही जा रही थी, ठीक है। तो उस टाइम टोटल लोग 8 थे, ठीक है ना। अभी देखोगे वर्तमान में एक न्यायाधीश और कितने 33 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 न्यायाधीश हैं। नियुक्ति की बात कही जाए तो 124 क्लॉज 2 में इसकी बातें कही गई है, ठीक है। और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में जजों की नियुक्ति से रिलेटेड है, एक न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर राष्ट्रपति को जजों की नियुक्ति के लिए भेजता है, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली में इतना याद रखिएगा, 1+4 होते हैं, ठीक है। योग्यता की बात कर ले तो 124 क्लॉज 3 में इसकी बातें कही, भारत का नागरिक हो, कम से कम हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, कम, है ना। और यहाँ से 3-4 पॉइंट्स और हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ यदि दोनों में से कोई ना हो तो राष्ट्रपति की दृष्टि से मतलब विद्वता हो, मतलब विद्वान हो, ठीक है, विधि में लॉ की जानकारी उसे हो। शपथ में देखोगे तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुच्छेद 124 क्लॉज 6 में, और कार्यकाल 65 वर्ष आयु तक का, और हाईकोर्ट में कितना था 62 वर्ष, ठीक है ना। त्यागपत्र देखोगे तो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। यदि उन्हें पहले हटना है तो हटाने की विधि प्रक्रिया 124 क्लॉज 4 में बातें कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा। तो यहाँ से ये अभी ऑलमोस्ट नहीं पूछे जाते हैं, मेंस में तो और डीप पढ़ना है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो हटाने की प्रक्रिया यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये PDF शेयर कर देंगे मेम के ग्रुप पे भी, ठीक है। और एक होता है तदर्थ न्यायालय, ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 127 में, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि यदि न्यायाधीश में एक कमी आ जाता है तो, है ना, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को बुला लिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। गणपूर्ति कोरम भी बोला जाता है कि ये ठीक है, हाईकोर्ट में जजों की कमी पड़ गई तो हाईकोर्ट से बुला लिया जाएगा, ठीक है। और सेवानिवृत्त, है ना, यदि मानिए कोई रिटायर कर गए, जरूरत पड़ेगा तो उन्हें भी बुलाया जा सकता है, ठीक है, मूल अधिकारिता के क्षेत्र में अनुच्छेद 131, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है ना।
ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। यहाँ ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ को डीपली पढ़ाया जाए, तो फिर सेशन लंबा हो जाएगा, तो फिर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये लेक्चर नहीं देखोगे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं संविधान सभा। नेक्स्ट सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिएगा, संविधान सभा है ना, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे संविधान बनने में कितने टाइम लगे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन देखिएगा, बीपीएससी लगभग 10 साल का क्वेश्चन उठा के देखिए, 3-4 बार ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और इसमें देखिएगा इसी संविधान सभा में एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ने को मिलेगा, कैबिनेट मिशंस। कैबिनेट मिशन कब आया, यहाँ गलत लिखा है अनुच्छेद, कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। कैबिनेट मिशन पूछता है, क्रिप्स मिशन पूछता है। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में, ठीक है। और संविधान सभा में देखोगे टोटल सदस्य कितने थे, 389 थे, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, यहाँ गलत लिखा हो, ब्रिटिश प्रांत से देखोगे तो 293 थे, ठीक है ना। देसी रियासत से कितने थे, देसी रियासत से 93 थे, और चीफ कमिश्नर सही है, ठीक है, ये 4 थे। यहाँ देखोगे 10 लाख जनता पर कितने प्रतिनिधित्व होते थे, 1, ठीक है। 10 लाख के जनता पे, अब मानो कि अभी बिहार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो कहते हो कि सीएम कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो यहाँ का जनसंख्या कितना है, 10.41 करोड़, यही है ना। उस टाइम भी कोई ना कोई तो प्रतिनिधि चाहिए, तो 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि करने वाले होते थे, ठीक है। इसमें देखोगे मुस्लिम सिख समान वर्ग के सभी लोग शामिल थे। शुरुआत में 2 पार्टी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस का गठन आप बताओगे 1885। मुस्लिम लीग कब बना था, 1906 में, ठीक है। और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये डेट याद रखना, 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य बने, ठीक है। और भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 एक उद्देश्य लाया गया था, किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1946 को स्वीकृत कर लिया गया था, ठीक है। सलाहकारी समिति याद रखिएगा, BN राव, ठीक है ना। प्रारूप में देखोगे 13 समिति बनाई गई थी, जिसे संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, जिसे अभी देखोगे लोकसभा का अध्यक्ष है ना भैया, किसको क्या करना नहीं करना है, किसको बोलना है, किसको बैठना है, वो सब काम करते रहते हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष उस टाइम भी संचालन समिति, भैया कैसे काम किया जाए, किस तरीके से संचालित किया जाए, ये काम देखने के लिए राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। और देखोगे प्रांत, यहाँ पे गलत लिखा हो, प्रांत होगा, प्रांत समिति के अध्यक्ष थे और वल्लभ भाई पटेल। अब प्रांत का मतलब होता है राज्य, और पता है कि राज्यों को विलय कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। इन्हीं का था ना राज्यों को विलय करवाने में। संघ, संघ का मतलब होता है केंद्र, और केंद्र के मुखिया उस टाइम कौन थे, नेहरू जी थे। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रांत का मतलब होता है राज्य, राज्य को विलय करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का। संघ का मतलब होता है केंद्र, केंद्र के मुखिया उस टाइम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर थे, ठीक है ना, बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। और यहाँ ये प्रियम्बल में भी पढ़ाए थे, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, इसको पारित भी बोलते हैं, ठीक है ना। और 284 लोगों ने, 284 सदस्यों ने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर किया था। और शुरुआत में देखोगे तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची हैं, जो कि अनुसूची वर्ग के अभी 12 हो गई है, 22 से 25 हो गया है भाग, और अनुच्छेद देखोगे 470 प्लस है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। अब भारत संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत यानी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज है। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होगा कि भैया जब हम अंग्रेजों के गुलाम था, उसके जो कुछ नियम कानून लागू थे उससे हमने ग्रहण किया है, ठीक है। और बाह्य स्रोत से मतलब होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर से मतलब होता है कि अलग अलग देशों से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन हूबहू हमेशा थोड़ी उतारे, यहाँ जनता के हिसाब से लाएँ, जनता के अनुरूप लाएँ कि भैया क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। इसमें देखो भारत का संविधान कैसा लचीला एवं कठोर दोनों का मिश्रण है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है, मौलिक अधिकार भी है, सार्वभौमिक अधिकार है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, है ना, सार्वभौमिक अधिकार में मतलब क्या है कि शुरुआत में देखोगे तो जो
वोटिंग देने का अधिकार था वो 21 वर्ष था, ठीक है। बाद में उसे घटाकर 18 कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन? एक 61 संविधान संशोधन। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए 61 संविधान संशोधन कब किया गया था, ठीक है, ईयर मेंशन करिए। डीपीएसपी की बातें कही गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और 11वां जो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002, पता है एजुकेशन की बातें कही गई है, ठीक है। प्रारंभ में 10 थे। और फंडामेंटल ड्यूटी से भी बता दें कि ये मूल संविधान में नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया, ठीक है। किसके सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे लाया गया है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात कही गई है, ठीक है ना। संसदीय शासन है, पता ही है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति मिलकर संसदीय प्रणाली का निर्माण करते हैं। त्रिस्तरीय शासन की बात कही गई, जिसे पंचायती राज भी बोलते हैं, ठीक है। पंथ निरपेक्षता की बात कही गई, पंथ निरपेक्ष बोल लीजिए या धर्म निरपेक्ष बोल लीजिए, प्रस्तावना में इसको हम लोग पढ़े भी थे, ठीक है। अब भारतीय संविधान के स्रोत में देखोगे तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम से कुछ पॉइंट्स लिए गए थे। 395 में से 250 आर्टिकल यहीं से लिए गए थे। और न्यायपालिका जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लोक सेवा आयोग, यहीं से लिए गए थे। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, 1935। जो इंटरनल सोर्सेज की बात कही जा रही तो ये 1935 की जिक्र की जा रही है, ठीक है। ब्रिटेन से हम लोग लिए थे संसदीय शासन, संसद का विशेष अधिकार लिए थे, आर्टिकल 105 पढ़ाई भी थे। विधि का शासन, ठीक है ना, विधि का शासन, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। यूएसए से जो लिए थे हम फंडामेंटल राइट्स लिए थे, न्यायिक पुनर्विलोकन लिए थे, जुडिशियल रिव्यू की बात कही जा रही है। संविधान की सर्वोच्चता लिए थे, आपको पता है सबसे ऊपर हमारा संविधान है, उसको संरक्षण देने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ से देखोगे निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग पद्धति, ये सब लिए थे। 61 इम्पीचमेंट पढ़े भी थे हम लोग। कनाडा से देखिएगा संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरलिज्म सिस्टम की बात कही जा रही है। कहाँ से लिए थे? कनाडा से लिए थे, ठीक है। केंद्र राज्य का बॉन्डिंग एंड शक्तियों का विभाजन, ठीक है। आयरलैंड से देखोगे तो डीपीएसपी लिए थे हम, राज्य की नीति निर्देशक तो लिए थे, ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, वो भी पद्धति हम आयरलैंड से लिए थे। दक्षिण अफ्रीका से देखोगे तो संविधान संशोधन की व्यवस्था लिए थे, जो आर्टिकल 368 में इसका जिक्र मिलता है। फ्रांस से देखोगे, जो फ्रांसीसी क्रांति थी, इन सारे वर्ड का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं गणतंत्र। कहाँ से लिए थे हम? फ्रांस से लिए थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से देखोगे तो संवर्ती सूची, ठीक है। 3 सूची होती है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची, एक संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में होता है केंद्र राज्य दोनों मिलकर नियम कानून बनाते हैं, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन 108 पढ़े भी होंगे आप लोग आर्टिकल्स, ठीक है, यहाँ दिया भी है। लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पारित ना हो तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति करेगा और उसकी अध्यक्षता का काम करेगा लोकसभा के अध्यक्ष, यानी अभी वर्तमान में ओम बिरला, ठीक है। जर्मनी से लिए थे, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार भी समाप्त होते हैं 2 अनुच्छेद छोड़कर, यानी 20 और 21 को छोड़कर। मतलब इमरजेंसी जब लग जाएगी तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट समाप्त हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर होंगे, ठीक है ना। रूस से लिए थे मौलिक कर्तव्य, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और जो अभी वर्तमान में मूल अधिकार हैं 11 हैं, जो कि लेटेस्ट मूल अधिकार जो है 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया, ठीक है। और देखिए कुछ आलोचक बोलते हैं भैया भारत का संविधान उधार का थैला, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्यों नहीं है, ठीक है। अब भारत संविधान के 12 अनुसूची है। प्रथम में क्या है? भारत, उसके राज्य केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र है। द्वितीय में वेतन भत्ते का जिक्र है, किसके? पदाधिकारियों के। तीसरे में शपथ ग्रहण, उससे रिलेटेड जिक्र है। चौथे में देखोगे राज्यसभा, है ना, इस सब के बारे में, केंद्र शासित सीटों के बारे में जिक्र की गई है। तो यहाँ जितने भी 12 अनुसूची हैं यहाँ पे लिस्ट किए गए हुए, ठीक है। 8 तो हमारे मूल संविधान में थे ही, और 4 बाद में जोड़े गए हैं। तो एक पहला जो जोड़ा गया है 1951 में, 1951 में, आपको पता होगा लैंड रिफॉर्म्स का मामला, शंकरी प्रसाद केसेस। जब मेंस के टॉपिक पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए भी थे जजमेंट, शंकरी प्रसाद का केसेस क्या था, क्या मामला था, क्या लैंड रिफॉर्म्स का मामला क्यों उठकर आया था। 1900 का उसी बीच है ना संशोधन किया गया था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। और 10वीं देखोगे 1985 में, ठीक है। और ये था 52वां, ठीक है। और
11वां देखोगे सूची 73वां संविधान संशोधन कब 1992-93 में। ठीक है, 12वीं भी देखोगे 1992-93 में। और देखोगे पंचायती व्यवस्था में जो अभी लिस्ट किए गए 29 कार्य अभी लिस्ट किए गए, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और नगर प्रशासन में 18 कार्य लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा 18 कार्य लिस्ट है। तो इतने पॉइंट्स आपको लगभग देख लेने चाहिए। पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, और इतना आप देख लेते हैं तो यकीन मानो यदि 12-13 क्वेश्चंस आते हैं तो 10-11 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो ये वीडियो रिवीजन के पर्पज से देखिए, और पीडीएफ शेयर कर देंगे, 1-2 बार पीडीएफ देखिए तो लगभग ऑलमोस्ट जितने भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हिस्ट्री के रिवीजन सेशन हम देख लिए थे, उसके क्वेश्चन भी देख लिए थे, और कोशिश करते हैं कि बीपीएससी ने अभी तक जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे हैं पिछले 10 वर्षों में उसको भी करा दिया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर कोशिश रहेगी। थैंक यू।